चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम लोग बात करते हैं एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं वो इसी से पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, क्या है वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड? तो सुनिएगा, हमारे पास दो ट्रैवलिंग वेव होने चाहिए एक रस्सी के ऊपर, जिसमें से एक आपका इंसिडेंट वेव होगा और दूसरा आपका रिफ्लेक्टेड वेव होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में हमारे पास दो ट्रैवलिंग वेव होने चाहिए इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब एक ही रस्सी के ऊपर हमारे पास एक वेव ऐसी है जिसको आप अपना इंसिडेंट वेव बोल सकते हैं, दूसरी उसकी रिफ्लेक्टेड वेव आएगी। और जब ये दोनों वेव जो एक रस्सी के ऊपर प्रेजेंट है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वेव की पहले कुछ खासियत है, वो ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी या दोनों का वेवलेंथ या दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम हो, ये सारी चीजें सेम होंगी। तो जब ऐसी दो वेव उस रस्सी के ऊपर सुपर इंपोज करेगी तो उस रस्सी के ऊपर फॉर्म होगा स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। ठीक है, जब ये दोनों वेव उसी स्ट्रिंग के ऊपर सुपर इंपोज होगी तो यहीं से फॉर्म होगा हमारा स्टैंडिंग तो यहीं से फॉर्म होगा हमारा स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखिए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी इसका करते हैं, पर एक बार मैं थोड़ा सा ऐसे लॉजिकली फिगर बना के आपको समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास एक रोप, एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को दोनों एंड से हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। ठीक है, ये दोनों एंड से आपने क्या किया है, रस्सी को फिक्स कर दिया। ठीक, ये जो रस्सी है, इस रस्सी का कुछ लेंथ होगा, वो लेंथ मान लीजिए L, मास मान लीजिए, मास काफी कम ही होगा, हल्का फुल्का मास होगा अपना, वो M है। ठीक, तो इसके ऊपर आपने क्या किया कि एक वेव ऐसी भेजी और एक दूसरी वेव ऐसी आई। ठीक है, ये जो दोनों ऐसे वेव है जिसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ सेम है, बस फर्क इतना है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज होंगे तो इस रस्सी के ऊपर फॉर्म होगा स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? तो अब कुछ पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यदि रस्सी की लेंथ को मैं एक बार के लिए L मान लेता हूं कि लेंथ कितनी है L। ठीक, तो ये जो दो पोजीशंस हैं, ये जो रस्सी के ऊपर दो पोजीशन है, एक ये वाला पोजीशन और एक ये वाला पोजीशन, क्या ये दो पोजीशन कभी भी अपनी जगह से ऊपर या नीचे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये आपने क्लैम्प कर रखा है, फिक्स कर रखा है, यहां पे गांठ बांध रखा है। तो इट इज बट ऑब्वियस कि ये दोनों पोजीशंस तो क्या होंगे, ये दोनों पोजीशंस हमेशा 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 एक नोड ही होगा। ऑलराइट, बस कहानी यहीं से चालू होती है कि ये जो दोनों पोजीशंस हैं जहां पे आपने रस्सी को बांध रखा है, वो दोनों पोजीशन हमेशा नोड बनेंगे। ये दोनों पोजीशन हमेशा नोड बनेंगे। तो दो नोड के बीच में हमें पता है कि एक एंटी नोड तो बनेगा ही बनेगा, है ना? दो नोड के बीच में एक एंटी नोड तो बनेगा ही बनेगा। ऑलराइट, यदि स्टैंडिंग वेव बना है तो इन दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड हो सकता है या एक से ज्यादा भी एंटी नोड हो सकता है, लेकिन जो भी लूप यहां पे फॉर्म होगी तो उस लूप को इस पोजीशन पे खत्म होना पड़ेगा। यहां लूप से मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसा एक लूप बना, मतलब इस पोजीशन पर फिर से एक नोड बन गया। ठीक है, इस पोजीशन पर फिर से एक नोड बन गया। तो ऐसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नोड ही रस्सी पर बनेगी। यदि ये आपने एक लूप बोल दिया तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस L लेंथ में 2.5 लूप बन जाए या 3.5 लूप बन जाए, क्योंकि ये वाला पोजीशन तो अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं होगा। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि यहां पर एक पहली लूप ऐसी, दूसरी लूप ऐसी, ये तीसरी लूप ऐसी, चौथी लूप ऐसी। लेट्स से कि n नंबर ऑफ लूप यहां पे बन गया। कितने लूप बन गए? n नंबर ऑफ लूप यहां पे बन गए। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो लेंथ L होगा, दो नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है? λ/2।
तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो रस्सी की लेंथ होगी ना, ये रस्सी की लेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना मस्ट है। ऑलराइट, तो यहां से ये बताइए कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L बाई N होगा। ओके, और लैम्डा यदि 2L बाई N है तो लैम्डा के कॉन्टेक्स्ट में आपसे काफी कम चीजें पूछी जाएगी, ज्यादातर चीजें तो आपसे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पूछा जाएगा। तो इस रस्सी में जरूर से कुछ ना कुछ टेंशन होगा। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी कितना होता है, तो वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और यही वेलोसिटी हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां से कोई आपसे यदि फ्रीक्वेंसी का जवाब पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो जो भी ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितना है, तो वेवलेंथ है 2L बाई N। ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को अलग से लिखता हूं, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू NV बाई 2L होगा। ओके ओके ओके, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल या नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ओके, n क्या है समझ गए ना, तो n है नंबर ऑफ लूप्स। ओके, तो सुनिएगा, ये जो स्टैंडिंग वेव हम लोगों ने इसके ऊपर सेट किया है, स्टेशनरी वेव, तो ये कैसे फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा वो तो आप समझ गए कि एक वेव ऐसा आना चाहिए, दूसरा वेव ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, तो सुनिएगा जरा, इस बात को सुनिए पहले फिर लिखिएगा कि ये जो इसके ऊपर आपने लूप्स यहां पे फॉर्म किया है, उस लूप की ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है n1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n इज द नंबर ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये इसके ऊपर ट्रैवलिंग वेव बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, तो हम लोग जैसे एक मान लेते हैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को समझते हैं क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क अपने स्कूल के लैब वगैरह में आपने देखा होगा। जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखा हुआ होता है। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, ये वाली चीज ट्यूनिंग फॉर्क की प्रॉन्ग्स कहलाती है, प्रॉन्ग्स। तो डिपेंड करता है प्रॉन्ग कितना हल्का या भारी है, मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी शेप साइज ज्योमेट्री क्या है। तो जैसे इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप किसी सरफेस से ऐसे स्ट्राइक करवाइए तो प्रॉन्ग्स उसके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। फिर उस ऑसिलेटिंग प्रॉन्ग को आप चाहे तो रस्सी से टच करा दीजिए, पर टच ऐसा कराइएगा, मतलब प्रॉन्ग्स जो है वो ऐसा लेकर आते हैं, क्योंकि प्रॉन्ग्स ऑसिलेट कर रहा होता है, ये प्रॉन्ग्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये प्रॉन्ग्स के ऑसिलेशन से यहां पर जो एयर का पार्टिकल है वो ऑसिलेट करेगा ऐसा। जैसे प्रॉन्ग्स ऑसिलेट कर रहे हैं तो वो अपने से जस्ट ऊपर वाले एयर के पार्टिकल को उसी तरीके से ऑसिलेट करेगा। वो ऑसिलेटिंग एयर का पार्टिकल जो होगा वो रस्सी के पार्टिकल को उसी तरीके से ऑसिलेट कराना स्टार्ट करेगा। तो फिर इस रस्सी पर एक ट्रैवलिंग वेव बनेगी। ठीक, अब ये ट्रैवलिंग वेव इधर गई, रिफ्लेक्ट होकर के आई, फिर इधर गई, इधर से रिफ्लेक्ट होकर के आई। तो हो सकता है कि यदि मतलब हर सिचुएशन में यहां पर ट्रैवलिंग वेव नहीं बन जाएगा, हर सिचुएशन में यहां पर स्टेशनरी वेव नहीं बन जाएगा। स्टेशनरी वेव आपका तभी बनेगा जब ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो होगी वही फ्रीक्वेंसी से उसके प्रॉन्ग्स ऑसिलेट करते हैं, तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ये मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट किया, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ये रोप का पार्टिकल ऑसिलेट किया। तो रोप का पार्टिकल किसी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर सकता है, आप ट्यूनिंग फॉर्क किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाकर यहां पे टच करा सकते हैं। लेकिन स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव इस रस्सी के ऊपर कब बनेगा, तो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव इस रस्सी के ऊपर तब बनेगा जब फ्रीक्वेंसी इसको मैच कर जाए। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये V/2L की वैल्यू लेट से एक बार के लिए 50 हर्ट्ज, ठीक, और आप ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आ रहे हैं जिसकी वैल्यू भी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो फिर रोप के ऊपर आपको एक स्टैंडिंग वेव इस तरीके का n की वैल्यू 1 वाला एक लूप बनता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हैं? यदि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लेट से 60 या 75 है तो फिर ऐसा स्टैंडिंग वेव आपको इस रस्सी के ऊपर दिखाई नहीं देगा। आ रही है बात समझ? तो देखिए, इस ऑर्डर में जब आप सेट करते हैं तो कैसे कैसे वाइब्रेशंस हो सकते हैं। लेट से कि ये n की वैल्यू 1 है, मतलब V/2L जो मैं आपको एग्जांपल में बोल रहा था कि V/2L आप 50 ले लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, n 1 ले लेंगे तो ये 50 हर्ट्ज आ रहा है।
ठीक है, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज। तो फिर उस सिचुएशन में जो n इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर ये रोप आपको आपका कैसा दिखाई देगा, जरा ये देखिएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो रोप है, ये रोप आपको इस रोप में एक लूप बनेगा, ठीक है, मतलब एक बार रस्सी आपको ऐसी दिखाई देगी, फिर रस्सी ऐसी, फिर रस्सी ऐसी, ऐसी ऐसी, ठीक है, ये बस एक लूप आपको दिखाई देगा। तो ये जो एक लूप बना है, इस एक लूप को बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होगा v/2L के बराबर, ठीक है। तो इसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसी का दूसरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, इसमें कितने लूप बने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू 1 है। कितने नोड और कितने एंटी नोड है, तो यहां पर 2 नोड्स हैं और एक एंटी नोड। ऑलराइट, 2 नोड होगा और एक एंटी नोड होगा, ठीक है। फिर से देखिएगा फिर से कि यदि n इज इक्वल टू 2 हुआ, यानी यदि v/2L की वैल्यू जो हम लोग अपने एग्जांपल में 50 लेकर आ रहे थे, मान लेते हैं कि आपने एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क लेकर के आए हैं इस स्ट्रिंग के पास जिसकी वैल्यू 100 हर्ट्ज, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। n की वैल्यू 2 हो गई, यानी n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास रस्सी है, इस रस्सी में ये नोड था ही सही, ये नोड था ही सही, बीच में एक और नोड बनेगा, यानी रस्सी एक बार ऐसी 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 ऐसी, 2 कंप्लीट लूप आपको इस रस्सी के ऊपर दिखाई देंगे। 2 कंप्लीट लूप, ये 2 नोड है, ये वाला पोजीशन कौन सा है, ये वाला पोजीशन एंटी नोड है, ये वाला पोजीशन कौन सा है, एंटी नोड, ठीक है। तो अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2, इसको एक बार के लिए मैं f0 भी बोल देता हूं, यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ f0 होगा, यानी ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो दिस इज v/2L, ठीक। तो इसी फ्रीक्वेंसी का हम लोग नाम निकाल देते हैं, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड हार्मोनिक में नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स 2 हैं, 3 नोड होगा और 2 एंटी नोड होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और देख लीजिए कि यदि आप एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क उस रस्सी के सामने लेकर आ रहे हैं जिस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3, तो यदि n की वैल्यू 3 यानी कि 150 हर्ट्ज वाला ट्यूनिंग फॉर्क आप उस रस्सी के सामने लेकर आ जाएंगे, तो रस्सी के ऊपर बनने वाला जो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव होगा वो कुछ ऐसे शकल का आपको दिखाई देगा, ऐसे। ये यहां पर एक नोड था ही, एक नोड यहां पर, एक नोड यहां पर और एक यहां पे तो है ही से। तो रस्सी के ऊपर बनने वाला जो स्टैंडिंग वेव है वो ऐसा दिखाई, ठीक है। ये तो अभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ f0 बोलेंगे, यानी कि 3v/2L के बराबर का बताएंगे। और यहां पर इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। ये सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, सॉरी सेकेंड बोल रहा हूं गलती से, माय बैड। इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहां पे बनने वाले लूप्स कितने हैं, तो टोटल 3 लूप्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं, और जो नोड्स हैं वो 4 नोड होगा और जो एंटी नोड है वो 3 एंटी नोड होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे लॉजिकली तो समझ में आ ही गया है, एक बार के लिए हम लोग थोड़ा सा इसकी मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं, ठीक है, इसकी मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास रस्सी है, रस्सी की लेंथ है L, ठीक है, रस्सी की लेंथ कितनी है L, मतलब ये वाला पोजीशन आपका x इज इक्वल टू 0 है, ये वाला पोजीशन आपका x इज इक्वल टू L। इस रस्सी के ऊपर आपने 2 ट्रैवलिंग वेव भेज दिए, मतलब एक ट्रैवलिंग वेव ऐसे पॉजिटिव के लॉन्ग और दूसरी ट्रैवलिंग वेव ऐसे रिफ्लेक्टेड आ रही है,
ठीक है, कैसे सेट करना है इसके ऊपर वो ट्रैवलिंग वेव वो आप समझ गए, वही ट्यूनिंग फॉर्क ला करके, ठीक है, ओके। तो जो पहली ट्रैवलिंग वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन मैं एक बार के लिए लिख लेता हूं, दिस इज a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। और जो दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है, kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक। हाँ, जरा रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन निकाल के बताइए इसके लिए। हाँ ठीक है, तो ये जो दो ट्रैवलिंग वेव है उसमें से एक वेव ये ऐसा जा रही है, दूसरा वेव ये ऐसा आ रही है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे अपना, और रिजल्टेंट वेव यानी कि सुपर इम्पोज्ड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2, लगाइए जरा, बताइए कितना आ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू, ये a आपने ले लिया बाहर, तो सीधा लिख लें साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d बाई 2 कितना हो जाएगा, c प्लस d बाई 2 हो जाएगा kx प्लस फाई नॉट बाई 2, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। तो c माइनस d बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बाई 2, यही होगा ना, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन, रिजल्टेंट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है। तो इस डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन को देख करके मैं ऐसा लिख लेता हूं एक बार के लिए कि दिस इज वाई नेट इज इक्वल टू 2a इंटू साइन ऑफ kx प्लस फाई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बाई 2, ओके। इसमें हम लोग अपनी दो कंडीशंस डालने वाले हैं। कौन सी दो कंडीशन, कि हमें पता है x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हो या x इज इक्वल टू l वाला पॉइंट हो, उन दोनों पोजीशंस पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 होगा, उन दोनों पोजीशंस पर नोड बनेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके डालिए कि x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पर, मतलब आप इस चीज को अपना एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, इसका नाम क्या निकाल लेते हैं, a डैश निकाल देते हैं। तो y नेट इज इक्वल टू a डैश टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बाई 2, मैंने ऐसा लिख लिया है। तो मैं ये कह रहा था कि x इज इक्वल टू 0 वाले पोजीशन पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड 0 होगा, ठीक है, यानी कि ये जो 2a cos ऑफ, सॉरी cos लिख रहा हूं गलती से, दिस इज 2a क्या है हमारे पास, साइन k, x की वैल्यू डाल देते हैं 0 प्लस फाई नॉट बाई 2, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये k इंटू 0 था, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ये फाई नॉट बाई 2 कितना होना चाहिए, 0, यानी कि फाई नॉट कितना होना चाहिए, 0, ठीक। तो फाई नॉट जैसे ही 0 आ गया तो हमारे पास ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है ये वाई नेट किस में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज 2a साइन kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसमें बदल गया, ठीक है। एक और कंडीशन लगाते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू l पर भी जो एम्पलीट्यूड है a डैश वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड a डैश 0 होना चाहिए, यानी कि यहां पर फिर से आप क्या बोलेंगे, तो साइन ऑफ k को आप चाहें तो लिख लीजिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x की वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं 0, सॉरी x की वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं l, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 होना चाहिए, ठीक। तो साइन 0 कब होता है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर। तो क्या हम लोग ऐसा बोल दें यहां से कि ये जो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल है, दिस शुड बी इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए। तो ये लीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहां से भी हमारे पास इसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई n हो जाएगा,
यही होगा ना, ठीक है। या ये देख लीजिए कि L क्या लिखेंगे, तो L इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो यही तो मैं आपको फिगर बना के समझा रहा था, फिगर बना के मैंने यही तो समझाया था कि जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसमें n नंबर ऑफ लूप्स बनने चाहिए और हर एक लूप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, लैम्डा बाई 2। और वही मैथमेटिकली हमारे पास आ भी रहा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो फिर फाइनली ये जो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है, मैं इसको बस एक स्टाइल से लिख लेता हूं, ठीक है। क्या कि ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन वाई नेट है, दिस वाई नेट इज इक्वल टू ये 2a तो ठीक है इनटू साइन ऑफ के को हम लोग लिख लेते हैं दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू तो है ही ना, तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा की जगह लिख लेते हैं 2l बाई n इंटू एक्स, ठीक, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जगह लिख लेते हैं 2 पाई बाई t इंटू टी। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये 2 से 2 निपट गया, तो हमारे पास इसको इरेज कर दूं ना, लिख लिया ना कि ये वाई नेट इज इक्वल टू 2a इंटू साइन n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई t इंटू टी। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। n क्या होगा आपका, n होगा नंबर ऑफ लूप्स, n होगा नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। तो ये पूरा चीज, ये जो पूरा चीज है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये पूरा चीज एम्पलीट्यूड है, समझ गए इतनी बात, ठीक। इसको लिख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन को, हाँ भाई, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर हमारे ज्यादातर सवाल लैम्डा की कैलकुलेशन से इन्वॉल्व नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी से इन्वॉल्व होता है, मतलब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा। तो फिर से मैं एक बारी इस बात को ऐसे मैथमेटिकली डिराइव कर ही दिया है तो लिख देता हूं। यदि इतना लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होगा। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये n टाइम्स ऑफ n बाई 12, और वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू होता है, t बाई म्यू होता है। तो आपके पास कोई सा भी ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क जिस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर की हो, इसके बराबर, तभी इस ट्रैवलिंग सॉरी इस स्टैंडिंग वेव को इधर सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक। चलिए, ठीक है। आप जैसे ये सोच रहे होंगे कि यदि इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसके जैसी नहीं है तो क्या तब ट्रैवलिंग वेव नहीं बनेगा, स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा, सॉरी, क्या तब स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन उस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के साथ नहीं बनेगा जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a हो जाता है एंटी नोड में। इसका लॉजिक क्या है, तो ये लॉजिक भी थोड़ा बहुत आप सुन सकते हैं। देखिएगा, ऐसा है कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी की लेंथ है l, ठीक है, और ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है नोड, ये वाला पोजीशन भी क्या है, ठीक है। मतलब यहां पे नोड बनना तय है। अब आपके पास कोई एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी इसी के बराबर की है, चाहे वो n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूनिंग फॉर्क भी क्या चाहता है, ट्यूनिंग फॉर्क भी यही चाहता है कि इस पोजीशन पर नोड्स बने, इस पोजीशन पर नोड्स बने। मान लेते हैं जैसे कि n की वैल्यू 1 है और ये फ्रीक्वेंसी 50 है, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को यहां पर रखते हैं तो वो ट्यूनिंग फॉर्क जो यहां पर दोनों वेव का सुपर पोजीशन बना रहा है, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी उसी कंडीशन से मेल खा रही है जिस कंडीशन में आपने इस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पर नोड्स फॉर्म किया है। यदि ऐसा नहीं होता, लेट्स से कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, हम लोग मान रहे हैं कि ये 50 है और ट्यूनिंग फॉर्क 60 हर्ट्ज वाला प्लेयर, तो फिर वो इस पोजीशन पर नोड नहीं बनाएगा, और इस पोजीशन पर यदि वो नोड नहीं बनाएगा तो इस पोजीशन की टेंडेंसी ऊपर या नीचे जाने की होगी,
और जब हिंज वाले पॉइंट की टेंडेंसी ऊपर या नीचे जाने की होगी तो यहां पर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा तो वो सिस्टम से लगातार एनर्जी डेसिपिएट कराएगा। सिस्टम से एनर्जी लगातार डेसिपिएट होगी तो आप जो एनर्जी दे रहे हैं, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू जो एनर्जी इस स्टैंडिंग वेव में दे रहे हैं, वो एनर्जी फिर बाहर भी चली जाएगी। बाहर चली जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इसीलिए यदि ये इसके अलावा कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी आप लेकर के आते हैं तो यहां पर आपको इस रस्सी के ऊपर स्टैंडिंग वेव नहीं नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप एनर्जी एक साइड से दे रहे होंगे। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं यदि वो इस वैल्यू का नहीं है, इस वैल्यू का नहीं है, तो वो ये कोशिश कर रहा है कि वो इस वाले पॉइंट को ऊपर उठा दे या नीचे ले आए। तो आपने कितना भी रिजिडली क्लैम्प किया हुआ है, लेट्स से उसका कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वहां पर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, हिंज फोर्स। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होगा, वो वर्क उस सिस्टम से एनर्जी डेसिपिएट करा देगा। ठीक, तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो जो आपका स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, या इसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को यहां पे लिख लीजिएगा। ऐसा लिख लीजिएगा इसके आगे कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क is same as any of these frequencies, then standing wave is formed in string and energy remains constant and amplitude of vibration is maximum. Amplitude of vibration is maximum. ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ठीक है भाई, तो इसके हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग को एक बारी थोड़ा फिर से देखते हैं। तो मैं एक बार ये डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। ठीक है, क्या आया था? 2a sin n pi x था ना। ये लीजिए, यही था हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, थोड़ा उसको हम लोग एक बार के लिए मैथमेटिकली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, उस एक्सप्रेशन से हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिंग की शेप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के बारे में बात करते हैं। n इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या? n इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसी को फंडामेंटल नोट भी बोलते हैं या प्रिंसिपल नोट भी बोलते हैं। यहीं से प्रोड्यूस्ड जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 यदि आपने डाला, ठीक है, तो इसी को फंडामेंटल नोट बोलेंगे या फर्स्ट हार्मोनिक, या इसी को प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? y इज इक्वल टू 2a साइन पाई x बाई एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक, चलिए तो जरा बोलिए कि t इज इक्वल टू 0 पर आपको रस्सी कैसी दिखाई देगी? तो t इज इक्वल टू 0, यहां पर 0 डालिए, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया cos 0 यानी कि 1।
फिर उसके आगे क्या है, तो दिस इज इक्वल टू 2a sin पाई एक्स बाई एल, मतलब ये आगे वाला टर्म तो हमारा 1 हो गया है। तो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर ये रस्सी हम लोग इधर ड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस पोजीशन इज x इज इक्वल टू, ठीक है। तो कैसा ग्राफ होगा, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट पोजीशंस को एक बार प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये वाला पोजीशन है x इज इक्वल टू l/2, तो चलिए ये तो हमारा 1 हो गया, t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 डाला तो ये वाला टर्म आ रहा है 1। x इज इक्वल टू 0 डालिए एक बार के लिए, तो x इज इक्वल टू 0 वाले का डिस्प्लेसमेंट ये sin 0, तो उसके लिए y कितना है, उसके लिए y 0 है। x इज इक्वल टू l/2 डालिए, तो यहां पर आपने l/2 डाला, l से l कैंसिल, sin π/2 कितना हो गया, तो इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2a। x इज इक्वल टू l डालिए, तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin पाई दोबारा से 0, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर ये रस्सी आपको ऐसे दिखाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ l/2 वाले पॉइंट का ही डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, आपका जिस पॉइंट का मन करे उस पॉइंट का आप डिस्प्लेसमेंट यहां पर निकाल सकते हैं। आपका मन करे l/4 वाले का निकाल लीजिए, l/4 वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए, x इज इक्वल टू l/4 वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए, तो यहां पर l/4 डालिए, l से l कैंसिल आउट हो गया, ये π/4 sin π/4 इज 1/√2, तो ये 2a/√2 यानी कि कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। किस पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू l/4, ठीक है। l/4 का यदि √2a होगा तो आप पुट करके देख लीजिए, x इज इक्वल टू 3l/4 वाले पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट √2a के बराबर ही हो, ठीक है। फटाफट चेक करते हैं, t इज इक्वल टू ये 0 पर ये कहानी थी, तो बताइए t इज इक्वल टू t/4 पर कहानी कितनी होगी। तो जैसे ही आपने t/4 पुट किया तो ये cos ऑफ ओमेगा t जो है, दिस इज cos ओमेगा इज 2π/t है इनटू t/4, t से t गया, ये 2 आ गया, cos π/2 कितना होता है 0, यानी कि t/4 टाइम पर ये रस्सी कैसी हो जाएगी, तो t/4 टाइम पर ये रस्सी ऐसी, समझ गए। t/4 टाइम पर कुछ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही वाला टर्म आपका 0 हो गया, तो आगे कुछ भी हो बाकी के टर्म्स कैसे होंगे, 0 ही हो, ठीक, आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट, t इज इक्वल टू 3t/4 पर बताइए, तो 3t/4 पर ये cos वाला टर्म कितना हो जाएगा, cos वाला टर्म आपका cos ऑफ 2π/t इंटू 3t/4, t से t कैंसिल आउट हो गया, ये 3π/2 -1, ये -1 आ गया, तो जो आपका t इज इक्वल टू 0 पर था, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन था वो y इज इक्वल टू 2a sin पाई x/l था। इस समय डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 0 है, और फिर मैं नेक्स्ट बात करना चाह रहा हूं आपसे, t इज इक्वल टू 3t/4 पर, तो 3t/4 पर डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन -2a sin पाई x/l है। तो मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ ही रहे हैं ना, बस ये जो पॉजिटिव साइड एम्पलीट्यूड था माइनस साइन आ गया उसके आगे, तो ये रस्सी अभी आपको कैसी दिखाई देगी, तो आप बोलेंगे कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी आपको ऐसी दिखाई है ना। इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना हो चुका होगा, तो इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड 2a हो चुका होगा, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड √2a हो चुका होगा, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड √2a हो चुका होगा। ये पोजीशन नोड है, ये पोजीशन नोड है, और ये वाला जो पोजीशन है वो एंटी नोड है, ठीक है। ये 3t/4 पर हुआ, ओके। ये कब था, तो ये t/2 पर, ठीक है। तो फिर दोबारा से t इज इक्वल टू t पर ये रस्सी कैसी दिखाई देगी, समझ गए, कोई दिक्कत। मैं ये कह रहा था कि 0 वाला तो सही था ना, ये कितना हो जाता, cos 0 हो जाता, तो ये 2a sin पाई x, इसका ग्राफ ऐसा हो गया। नेक्स्ट मैं इसके बाद ये कहना चाह रहा था कि t इज इक्वल टू, इसके बाद t/4 पर, तो t/4 यदि आप यहां पुट करते हैं
तो ये cos ऑफ ओमेगा इज 2π/t इंटू ये कितना आ रहा है t/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये π/2 आ गया, तो t/4 पर तो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन आपका कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो ये रस्सी कंप्लीटली ऐसी हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक। तो ये जीरो है, ये t/4 है। तो नेक्स्ट अब जो अगली बात हम लोग करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम देखिएगा, नेक्स्ट टाइम t इज इक्वल टू t/2 पर रस्सी कैसी होगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो t/2 यहां पर पुट कीजिएगा, ये कितना होगा, cos ऑफ ओमेगा इज 2π/t इंटू t/2, t से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ रहा है cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। cos पाई की वैल्यू यदि -1 होती है तो अब डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन कितना होगा, अब डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2a इंटू साइन ऑफ πx/l। तो t इज इक्वल टू 0 पर था आपके पास 2a साइन πx/l, और t इज इक्वल टू t/2 पर आएगा -2a साइन πx/l। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर जो भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव था वही t इज इक्वल टू t/2 पर एम्पलीट्यूड सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो t/2 पर ये रस्सी आपको ऐसी दिखाई देगी, t/2 पर ये रस्सी आपको ऐसी दिखाई देगी, मतलब इस पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड है वो 2a के बराबर है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड √2a के बराबर है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड भी √2a के बराबर का है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक। हाँ, फिर नेक्स्ट यदि आप चेक करना चाहें एक बार के लिए तो t इज इक्वल टू 3t/4 पर फिर से चेक कीजिएगा, तो ये कितना होगा, हाँ, तो ये यहां पर जब आप cos ऑफ ये 2π/t इंटू 3t/4 आप डालते हैं, t से t कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 3π/2 आ रहा है ना, तो वो जीरो होता है, वो जीरो होगा तो दोबारा से रस्सी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वो जीरो होगा, और फिर से एक बार रस्सी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। कब, तो रस्सी फिर से कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गई कब, तो t इज इक्वल टू 3t/4, ठीक है। और फिर से t इज इक्वल टू 0 पर कैसा, ओके। तो आपको जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा आप उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, ये सारी की सारी कहानी किसके लिए थी, n इज इक्वल टू 1 यानी कि फंडामेंटल नोट के लिए या फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक बार के लिए हम लोग बात करते हैं फिर से किस बारे में, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए एक और कर लीजिए जल्दी से। तो यदि आप इस एक्सप्रेशन में n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, मतलब कि अब 2 कंप्लीट लूप बनने चाहिए, ठीक है, मैथमेटिकली बन भी जाएंगे, देखिएगा। तो इसमें यहां पे जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी ना, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलने का ही एक दूसरा स्टाइल और है, एक और दूसरे तरीके से बोलते हैं ओवरटोन के टर्म्स में। हाँ बोलिए, ओवरटोन के टर्म्स में। तो आप यहां की फ्रीक्वेंसी को सेकंड हार्मोनिक भी बोल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं। क्या वर्ड में यूज कर रहा हूं, ओवरटोन। ओवरटोन के बारे में बस यही याद रखिएगा कि वो एक माइनस करके बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एक माइनस करके बोलेंगे, यानी कि जैसे सेकंड हार्मोनिक के लिए फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे हैं तो थर्ड हार्मोनिक के लिए सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, फोर्थ हार्मोनिक के लिए थर्ड ओवरटोन बोलेंगे, nth हार्मोनिक के लिए n-1 ओवरटोन बोलेंगे, ठीक, समझ गए ना। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पे बताइएगा डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2a साइन 2πx/l इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t। ये मैं इधर इरेज कर रहा हूं। चलिए, तो पहले बात किया जाए t इज इक्वल टू 0 पर, तो t इज इक्वल टू 0 पर cos 0 कितना हो गया 1। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है। अब यदि x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 पर यदि हम लोग बात करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 मैंने यहां लिखा था,
डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन इज 2a साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल। ठीक है, मतलब कि ये क्या साइन ऑफ 2 पाई दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा साइन थीटा का ग्राफ बनेगा, पूरा मतलब साइन की एक कंप्लीट साइकिल बनेगी, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, ओके। चलिए पुट कीजिए वैल्यूज यहां पर। तो ये वाला पोजीशन जो था हमारे पास वो क्या था, ये पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, ये वाला पोजीशन है x इज इक्वल टू l। तो 0 वाला जो पॉइंट होगा, 0 वाला जो पॉइंट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट 0, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। चलिए l/2 वाले का चेक कीजिएगा जरा। तो l/2 यहां पे आपने रखा, l से l कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई वो भी कितना 0। तो ये l/2 था, l/2 वाले का भी डिस्प्लेसमेंट कितना 0। सिमिलरली l वाले का भी कितना 0, साइन 2 पाई वो भी कितना 0। l/4 डालकर चेक कीजिए, l/4 डालेंगे तो वो l से l कैंसिल, ये π/2, साइन π/2 इज इक्वल टू 1, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इस पॉइंट का 2a। तो ये जो l/4 है उसका डिस्प्लेसमेंट 2a, l/2 वाले का 0। नेक्स्ट इज 3l/4 डालकर देखिए, 3l/4 डालकर देखिए x की वैल्यू, 3l/4, l से l कैंसिल, 3 पाई वो कितना हो जाएगा 3π/2 -1, यानी कि ये y की वैल्यू कितनी -2a। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये रस्सी आपको दिखाई दे रही है s। ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि t इज इक्वल टू 0 पर रस्सी ऐसी दिखाई दे रही है, आप इतना ही नहीं, आप जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहे उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, है ना। मैंने तो बस सिर्फ ये 4 पॉइंट ले लिए, ठीक है। ओके, आप चाहे तो l/8 का निकाल लीजिए, 3l/8 का निकाल लीजिए, जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाएगा बस x की वैल्यू उस पॉइंट, मतलब x की वैल्यू को उस पॉइंट के डिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। अगला, ये t इज इक्वल टू 0 था, तो नेक्स्ट t इज इक्वल टू t/4 पर हमें पता है t इज इक्वल टू t/4 पर ये वाला टर्म कितना बन जाता है 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो स्ट्रिंग कैसा दिखाई देगा, स्ट्रिंग ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए t इज इक्वल टू t/2 पर ये cos ओमेगा t वाला टर्म कितना आएगा -1, cos ओमेगा t वाला टर्म -1 आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू -2a साइन ऑफ 2 पाई x बाई एल हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है, मेरे ख्याल में ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बस जो ऊपर पॉजिटिव था वो आपको अब नेगेटिव साइड दिखाई देगा, यानी कि ये रस्ती अभी आपको, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। ओके, फिर दोबारा से जब आप कब t इज इक्वल टू 3t/4 पर चेक करने जाएंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये स्ट्रिंग कंप्लीटली ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे यहां पर 2 लूप बन रहा था, ठीक है, 2 लूप बन रहा था ना, ये वाला यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस l/4 है, ये वाला डिस्टेंस भी l/4, ये वाला डिस्टेंस भी l/4 और ये वाला भी डिस्टेंस l/4 होगा। ठीक है, तो 2 लूप में टोटल 3 नोड बने हैं, 2 एंटी नोड बने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जिसके लिए चाहें उसके लिए अपनी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार के लिए बोलूं, ठीक है, कि n इज इक्वल टू, लेट से हम लोग 5 पुट कर दें, तो उसमें कितने लूप्स बन जाएंगे, 5 लूप बन जाएंगे। तो आप पोजीशन ऑफ नोड एंटी नोड बता देंगे उसमें भी, जैसे आप उसमें पोजीशन ऑफ नोड एंटी नोड यदि बताना होगा तो आप यहां से यहां तक में 5 लूप बना लीजिए, ये पहला लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, ये चौथा लूप, ये चौथा लूप और ये इस तरीके से आप 5वां लूप यहां पे बना लीजिए। ठीक है, ओके। तो ये पूरा जो आपका लूप है
आप इस पूरे एल लेंथ की स्ट्रिंग को टोटल 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/10। ठीक है, मतलब ये क्या है, दिस इज l/10, दिस इज 2l/10 यानी l/5, दिस इज 3l/10, दिस इज 4l/10, दिस इज 5l/10 यानी कि l/2, दिस इज ये वाला जो पोजीशन होगा 6l/10 यानी कि 3l/5, ये 7l/10, ये 8l/10, ये 9l/10 और ये x इज इक्वल मतलब 10l/10 यानी कि 10। तो आप जैसे जितने लूप्स बने थे उसके इक्वल मतलब उसके 2 गुने नंबर में आपने अपने स्ट्रिंग की लेंथ को डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला और आखिरी हमेशा नोड होगा। ठीक, तो अब जैसे एक बार में मुझे पोजीशन ऑफ नोड्स बताने हो तो कहां कहां पर नोड बन रहा है, l/10 पर नोड बन रहा है। ठीक है, फिर उसके आगे ये 2l/10 पर एंटी नोड बन रहा है। सॉरी, मुझे यदि एंटी नोड के बारे में बात करना हो तो पहला एंटी नोड यहां पर बना, दूसरा एंटी नोड यहां पर 3l/10 पर बना, उससे अगला एंटी नोड l/2 पर बना, उससे अगला एंटी नोड 7l/10 पर बना, उससे अगला 9l/10 पर बना। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली आप नोड या एंटी नोड के बारे में बात कर सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। नहीं? ये यहां तक समझ आ गया था ना? ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना है, क्या फ्रीक्वेंसी v/2l, और कोई सा भी जो उसका हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है बस उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो मैं क्या सोच रहा था, हाँ, तो इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और उसी टेबल में सारी जो भी बातें डिस्कस करी है या जिस पर बेस्ड ज्यादातर जो सवाल में पूछा जाता है, क्वेश्चंस वगैरह में जो आता है, उसको एक बार के लिए समराइज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कोई नई बात नहीं, जो पढ़ा है उसी को एक टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी थी वही वो फ्रीक्वेंसी का, उस फ्रीक्वेंसी का क्या नाम था, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, इस फर्स्ट हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी क्या था, तो मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं। इस फ्रीक्वेंसी को एक बार के लिए हम लोग बोल देते हैं f0, और f0 की वैल्यू कितनी थी बताइए, v/2l। ठीक है, रस्सी दिखाई कैसा देता था इस समय, तो इस समय ये जो रस्सी है वो कुछ ऐसी दिखाई, ऐसी, इस समय ये रस्सी आपकी ऐसी दिखाई। यानी कि इसमें कितने लूप बनते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ लूप बनता है वो है 1 लूप। ठीक, एक लूप बना, कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स बने, तो 2 नोड और 1 एंटी नोड, 2 नोड बना और 1 एंटी नोड बना। ठीक है, 2 नोड बना और 1 एंटी नोड। पोजीशन ऑफ नोड्स और पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स भी लिख लीजिए। तो जैसे इस पोजीशन का नाम है x इज इक्वल टू 0, इसका नाम है x इज इक्वल टू l। ठीक, तो नोड्स की पोजीशन क्या क्या है, नोड्स की पोजीशन है 0 और l पर, तो आपका नोड्स है, और l/2 पर क्या है, l/2 पर एंटी नोड। ठीक, यही हो रहा था। इसके आगे बढ़ते हैं, तो इससे अगली जो फ्रीक्वेंसी थी वो किसकी थी, तो वो था सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक का एक और नाम निकाला था, वो क्या था, तो फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 2v/2l के बराबर था। इस समय रस्सी आपको कैसी दिखाई देती है, तो इस समय जो रस्सी है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है ना। यानी कि यहां पर कितने लूप बने हैं, तो यहां पर टोटल 2 लूप्स बन चुके हैं। 2 लूप्स हैं। नोड्स कितने हैं, तो नोड्स हैं 3 और एंटी नोड कितने हैं, 2 एंटी नोड। यदि मैं पूछूं कि किन किन पोजीशन पर नोड है और किन किन पोजीशन पर एंटी नोड है, तो ये x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है और ये x इज इक्वल टू l वाला पॉइंट।
ठीक है, लूप कितने बने हैं? दो लूप बने हैं ना। तो आप ऐसा कीजिए कि इस पूरे एल लेंथ की स्ट्रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा x इज इक्वल टू L/4, दिस इज 2L/4 यानी कि L/2, दिस इज 3L/4 और दिस इज 4L/4 यानी कि L। तो नोड्स का पोजीशन क्या है? तो नोड्स का पोजीशन मैं बोलूंगा 0, L/2 और L, ये नोड्स का पोजीशन है। एंटी नोड का पोजीशन क्या है? तो एंटी नोड का पोजीशन है L/4 और 3L/4, ये एंटी नोड। समझ गए? ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि एक लूप जब बन रहा था तो हमने लूप को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ये x इज इक्वल टू 0 था, ये x इज इक्वल टू L, ये x इज इक्वल टू L/2 था। 2 लूप बन रहे थे तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला नोड है, अगला एंटी नोड है, फिर अगला नोड है, फिर उससे अगला एंटी नोड है, फिर उससे अगला नोड है, फिर अगला एंटी नोड है, एंड सो ऑन। ठीक, एक और देख लीजिए, इससे आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी थी तो उसका नाम था थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? तो सेकंड ओवरटोन नाम दिया। ठीक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो 3 टाइम्स ऑफ f0 होगा, यानी कि 3v/2L के बराबर की फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें लूप्स कितने बन जाएंगे? तो इसमें बनने वाले जो लूप्स होंगे वो 3 लूप होंगे। यदि 3 लूप बनेंगे, 3 लूप्स बनेंगे, तो ये रस्सी आपको कैसी दिखाई देगी? तो ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, ये रस्सी कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, यदि 3 लूप्स बने हैं तो इस पूरी एल लेंथ की स्ट्रिंग के टोटल 6 हिस्से कर दीजिए। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं कि यहां पे नोड कितने हैं बताइए? 1 2 3 4, तो 4 नोड्स हैं। एंटी नोड कितने हैं? 1 2 3, 3 एंटी नोड, 3 एंटी नोड। ठीक, मैं क्या कह रहा था कि पूरी जो एल लेंथ की स्ट्रिंग है ना, तो उसके टोटल 6 हिस्से कर दीजिए। ये x इज इक्वल टू 0 वाला हिस्सा मतलब पॉइंट, ये x इज इक्वल टू L वाला पॉइंट, तो ये वाला पार्ट मतलब इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? तो दिस इज L/6। ठीक है, ये कितना हो गया? 2L/6 यानी L/3। ये कितना हो गया? तो दिस इज 3L/6 यानी कि L/2। ये कितना हो गया? तो दिस इज 4L/6। ये कितना हो गया? तो ये 5L/6 और ये 6L/6 यानी कि L। तो अब यहां से आप आसानी से पोजीशन ऑफ नोड्स, एंटी नोड्स बता सकते हैं कि नोड्स कहां पर है? तो 0 पर है, 2L/6 पर है, ठीक है, 4L/6 पर है और L पर। ये सारे पोजीशन किसके हैं? नोड के। एंटी नोड कहां पर बन रहा है? तो एंटी नोड बन रहा है L/6 पर। ठीक, फिर उसके बाद कहां पर बन रहा है? तो L/2 पर बन रहा है, और फिर अगला लास्ट में 5L/6 पर। ये आपके पास एंटी नोड। समझ गए? ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए। 4th हार्मोनिक के लिए बताइए। तो 4th हार्मोनिक के लिए जो ओवरटोन का नाम निकालेंगे दैट विल बी थर्ड ओवरटोन हो जाएगा। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दिस इज 4 टाइम्स ऑफ f0 यानी कि 4v/2L के बराबर होगा। इसमें कितने लूप्स बनेंगे? तो इसमें 4 लूप्स बनेंगे। 4 लूप्स बनेंगे तो 5 नोड होगा और 4 एंटी नोड होगा। ठीक है, अब मैं बोलूं बिना फिगर बताए इसके लिए ये सारे पोजीशंस लिख करके बताइए। ठीक है, तो क्या बताएंगे बताइए? 5 लूप है तो कितने पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे? 10 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। सॉरी 4 लूप है। 4 लूप तो कितने हैं? लूप तो 4 है ना। ये 4th हार्मोनिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो लूप है 4, तो उसको 8 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए। नोड कहां कहां बनेगा? तो 0 पर बनेगा। ठीक, फिर L/8 पर नोड नहीं बनेगा, 2L/8 पर बनेगा, तो 2L/8 पर नोड बनेगा। फिर 3L/8 पर नहीं बनेगा, 4L/8 पर बनेगा। ठीक है, फिर 5L/8 पर नहीं बनेगा बल्कि 6L/8 पर बनेगा। फिर 7/8 पर मतलब 7L/8 पर नहीं बल्कि 8L/8 यानी कि x इज इक्वल टू L पर नोड बनेगा। ठीक, एंटी नोड कहां कहां पर बनेगा? तो पहला तो L/8 पर बनेगा। फिर यदि 2L/8 पर ये सारे पोजीशंस नोड के हैं तो एंटी नोड का पोजीशन क्या हो गया? 3L/8 हो गया। ठीक है, 4L/8 पर यदि नोड है तो उससे अगला 5L/8 पर क्या होगा? तो एंटी नोड होगा। समझ रहे हैं? 6L/8 पर यदि नोड है तो 7L/8 पर एंटी नोड होगा। खत्म।
तो इस तरीके से जितने लूप्स बन रहे हैं उसके 2 गुने नंबर में लूप्स को डिवाइड कर दीजिए, मतलब लेंथ एल को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और इस हिसाब से आप पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं, ठीक है। आइए कुछ सवाल बनाते हैं इसके ऊपर, बताइए क्या है सवाल कि लेंथ ऑफ द वायर शोन इन द फिगर बिटवीन टू पुलीज इज 1.5 मीटर, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी है, तो ये 1.5 मीटर, ठीक है। मास दे रखा है 15 ग्राम है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विथ विच द वायर वाइब्रेट्स इन 4 लूप लिविंग द मिड पॉइंट ऑफ द वायर बिटवीन द पुली एट द रेस्ट, यानी कि ये मिड पॉइंट ऑफ द वायर हो गया 0.75 मीटर पर। तो कहने का मतलब है 4 लूप्स बनेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ द वायर किस पोजीशन पर होगा, नोड वाले पोजीशन पर, ठीक है। तो सिंपल ये जो लेंथ एल है, इस लेंथ एल को आप किससे इक्वेट करेंगे बताइए। लेंथ एल इज इक्वल टू ये वाला पोजीशन कितना होता है, लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, यानी कि लेंथ एल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, यही लिखेंगे ना भाई। वेव की 2 कंप्लीट साइकिल फॉर्म हो रही है, तो लेंथ एल इज इक्वल टू कितना है 2 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एल बाई 2 के बराबर। हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे तो फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के। वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी के लिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन है, तो अपवर्ड वायर में भी टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा 100 न्यूटन के बराबर का। तो ये 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की जगह मैं लिख लेता हूं एल बाई 2, वेलोसिटी की जगह सबसे पहले लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ठीक, और 1 अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एल बाई 2 है, ठीक। तो डाल दीजिए वैल्यू, यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, तो ये 2 बाई एल, एल है 1.5 मीटर, अंडर रूट ऑफ टी, टेंशन हो गया 100 न्यूटन, और म्यू कितना है, तो म्यू है 15 ग्राम्स है ना, तो म्यू 15 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 बाई लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ है 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर, इसी को सॉल्व कर लें, ठीक है। कितना आ रहा है बताइए, 400/3, तो ये सॉल्व करने के बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 400/3, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, चलिए देखिए क्या है कि वायर हैविंग लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है 10 रेज टू दी पावर -3 kg पर मीटर इज स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स, जहां पे टेंशन की वैल्यू है 90 न्यूटन की। वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 हर्ट्ज, द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट्स इज 420 हर्ट्ज, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक। तो ये जो 350 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 350 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, मुझे नहीं पता ये कौन सा हार्मोनिक है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि दिस इज nth हार्मोनिक। तो nth हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ f0 होता है, वेयर f0 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज v/2l, ठीक। तो अब इससे जो अगली फ्रीक्वेंसी है 350 के बाद, वो 420 है, तो इस 420 को क्या लिखेंगे, 420 इस nth मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी nth फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, तो जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, तो हमें पता है कि वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड में जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसका सारा हायर इंटीग्रल मल्टीपल प्रेजेंट होता है। तो यदि ये nth मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n+1 f0 के बराबर, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। एक काम कीजिए, ये इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ये इक्वेशन 2 बोल दीजिए, एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 70, n टाइम्स ऑफ f0 से n टाइम्स ऑफ f0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा f0, और f0 कितना है, f0 है v/2l के बराबर, और v कितना है, तो v है अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू के बराबर, ठीक है। यहां से आ जाएगा लेंथ हमारे पास, तो दिस 70 इज इक्वल टू 1/2l, ये टेंशन कितना दे रखा था 90 ना, और म्यू की वैल्यू है 10 रेज टू दी पावर -3, ऊपर आएगा तो 10 रेज टू दी पावर +3, कितना आ रही है, ये तो 300 आ गया बाई 2l इज 70, तो यहां से हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ रही है 300
बाई 2 इंटू 70, ठीक है, कितना हो रहा है 15/7 ना, तो L इज इक्वल टू 15/7 मीटर इज द आंसर, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो स्टैंडिंग वेव है, इसमें मैंने पहले बताया भी था कि हम लोग इसकी टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं स्टैंडिंग वेव की, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी है वही एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या था जनरल डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हमारे पास, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड के बारे में बात, ठीक है ना। तो क्या था डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन बताइए। डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हमारे पास 2a साइन ऑफ n पाई x बाई l इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही आया था ना, वेयर n वॉज द नंबर ऑफ लूप, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट यानी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। किसी में भी आप एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो मैं यदि एक बार के लिए n को 1 पुट कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा 2a साइन पाई x बाई l इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये ठीक है। तो जो फंडामेंटल मोड होता है उस पे ये वायर यानी रस्सी हमारी कैसी दिखाई देती है, तो ये कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसी दिखाई देती हाँ। तो टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जब ये रस्सी अपने मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा तो उस समय इस रस्सी के पास सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में होगा, और जब ये रस्सी अपने एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे वो पोजीशन नंबर 1 पर हो या पोजीशन नंबर 2 पर हो, उस समय सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में होगी, यही होगा ना। तो आप एक काम कीजिए, या तो आप टोटल काइनेटिक निकाल लीजिए या नहीं तो टोटल पोटेंशियल निकाल लीजिए, वही आपका टोटल मैकेनिकल होगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। क्यों आसान है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमें ये पता है, देखिए कि जब ये रस्सी ऐसी मीन पोजीशन पर थी, मतलब जब ये रस्सी कंप्लीटली ऐसा हॉरिजॉन्टल था, तो सारे के सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन से गुजरे थे, और जब एसएचएम करने वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है तो उस समय हमें उसका वेलोसिटी लिखना आता है। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा होता है। जैसे लेट से ये यहां से x डिस्टेंस आगे, ये कोई एक पार्टिकल, मतलब ये यहां से x डिस्टेंस आगे आकर के हम लोग एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं dx। इस छोटे से एलिमेंटल लेंथ में एक छोटा सा मास होगा dm। इस dm मास वाले पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो तो लिख लेंगे ना, वो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड a इंटू ओमेगा। ओमेगा तो सबका सेम है, ठीक है, बस इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना रह जाता है। तो एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा बताइए, तो एम्पलीट्यूड इसका निकाल लेंगे, यही तो है एम्पलीट्यूड, यही है ना, यही तो एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा इसका 2a इंटू साइन ऑफ पाई x बाई l, यही इसका एम्पलीट्यूड होगा। मतलब हम लोग कोई इन जनरल पॉइंट ले रहे हैं जो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक। अब इसका मास कितना होगा, तो मास हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि l यूनिट लेंथ में जो मास है वो m के बराबर है, एक यूनिट लेंथ में जो मास है वो m बाई l है, इसी को हम लोग म्यू बोलते हैं। तो dx यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, dx यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो m बाई l इंटू dx होगा। तो इस छोटे से एलिमेंटल मास के पास एक छोटी सी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी होगी dk। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये dk होगा 1/2 इंटू मास, मास इज dm, dm is m by l into dx into इस पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी इज a ओमेगा, तो उसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 4a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई x बाई l इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि तो एक छोटे से एलिमेंटल मास की एक छोटी सी काइनेटिक एनर्जी है, हमें तो इस पूरी रस्सी पर जितनी एनर्जी है टोटल निकालनी है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ऐसे जितने भी छोटे छोटे एलिमेंटल मासेस हैं सबके पास ऐसी ही छोटी काइनेटिक एनर्जी है, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। जोड़ने से मेरा मतलब है इंटीग्रेट करना। कर दिया इंटीग्रेशन।
तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे कहां से कहां तक, 0 से L तक। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालिए, तो ये 1/2 बाहर, m/L बाहर, 4 बाहर, a स्क्वायर बाहर, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन हमें करना था साइन स्क्वायर पाई x बाई एल का इंटू dx, कहां से कहां तक, 0 से L तक। तो ये देखिएगा ये कितना आ रहा है, ये 1/2, ये 2 से 2 काट दीजिए, तो ये हमारे पास ये 2, तो दिस इज 2m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एल, ये तो ठीक है। मैं कह रहा था साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा क्या है, थीटा है पाई x बाई एल बाई 2, ठीक है, बाई 2 dx, ओके, ये ठीक है। अब डाल दीजिए इसमें, अभी इंटीग्रेट करके हम लोग इसमें लिमिट डाल देंगे, ठीक है, ये इधर मैंने इरेज कर दिया है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज 2m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एल, तो ठीक है। ये नीचे वाला 2 मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये dx इंटू 1, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x लिमिट डालेंगे 0 से L, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो cos ऑफ 2 समथिंग का इंटीग्रेशन है, तो दिस इज साइन 2 टाइम्स ऑफ पाई x बाई एल बाई ये 2 पाई बाई एल और रहेगा नीचे, ठीक है। इसमें आपको डालना है लिमिट 0 से L तक, राइट। तो ये 2 से 2 गया, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रही है m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया L माइनस 0, और ये यहां पर जब आप वैल्यू डालते हैं तो ये माइनस साइन ऑफ ये 2 पाई L बाई एल माइनस साइन 0, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई एल, तो L से L गया, ये कितना है साइन 2 पाई, ये भी कितना है 0, तो ये पूरा टर्म भी 0 होता है। तो बस यहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारे पास m, ये L से L गया, तो दिस इज m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है, यही हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कितना है, m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चाहे तो एंड रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये काइनेटिक या टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक। तो जो काइनेटिक मीन पर है उतना ही पोटेंशियल एक्सट्रीम पर है, उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, एक्सट्रीम पर, ठीक है। चलिए एक और सवाल बना लीजिएगा इसके ऊपर। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लेते हैं ये कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लीजिए एक बार के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ये वाला वायर तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कि इस वायर की भी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग f0 बोलते हैं, तो वो f0 का फॉर्मूला क्या होता है, f0 का फॉर्मूला v/12 होता है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं क्या, दिस इज 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक, ओके। अब वही ट्यूनिंग फॉर्क यहां पर लेकर आए, तो वो ट्यूनिंग फॉर्क भी 50 हर्ट्ज का ही है, लेकिन ये 50 हर्ट्ज इसके लिए मतलब वायर आइडेंटिकल है, यानी कि इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है इसका भी मास पर यूनिट लेंथ वही है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसका सेकंड हार्मोनिक है, इसके लिए ये इसका सेकंड हार्मोनिक है, तो यहाँ पे जो सेकंड हार्मोनिक के लिए फॉर्मूला होता है वो 1/12 अंडर रूट ऑफ, लेट से इसमें टेंशन टी डैश अपॉन म्यू होगा, अरे सॉरी ये यहां पर मुझे 2 लिखना चाहिए था, ये यहां पर मुझे 2 लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर ये देखिएगा ये वाली चीज कितनी है, तो ये वाली चीज है 1/2L, ठीक है। तो यहां पे टेंशन मुझे कितना लेना पड़ेगा, यहां पे टेंशन टी डैश मुझे t/4 लेना पड़ेगा, यहां पे टेंशन मुझे t डैश t/4 लेना पड़ेगा ना, मतलब ये 1/L हो रहा है, t डैश यदि t/4 ले लेंगे म्यू, ठीक है, तो ये कितना होगा, दिस इज 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, मतलब यही 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू को हम लोग
उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट 50 हर्ट्ज मानकर चल रहे थे। तो यदि इस वायर में टेंशन टी है तो इस वायर में टेंशन T/4 होगा, ठीक है, T/4 होगा। यहां पर लेट से ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक यहां से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 0.04 माइनस टाइम्स ऑफ x होगा, ठीक। तो ये यहां से हमारे पास 48 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, रॉड के सेंटर ऑफ मास से 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सॉरी रॉड के सेंटर ऑफ मास से 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो कितना है, T + T/4 दिस इज इक्वल टू 60 न्यूटन, यानी कि 5T इज इक्वल टू 240, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है, 240/5, ठीक, कितना 48 न्यूटन, टेंशन इतना है, ठीक है। इसमें 48 है और इसमें 48/4 यानी कि 12 न्यूटन, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद तो बस कुछ नहीं, वही टॉर्क नेट आपको जीरो करना है। टॉर्क नेट जीरो करेंगे तो ये क्या लिखेंगे कि 48 × x + 12 इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, तो मिड पॉइंट यानी कि 0.02 एंड दिस इज इक्वल टू ये ऊपर की तरफ का टेंशन T/4 यानी T/4 यानी कि 12 न्यूटन ही लिख देता हूं, 12 × 0.0, ठीक है, यही होगा। तो यहां से x 0.005 x कितना आ रहा है 0.005, अभी तो आपने कुछ और बोला था, चलिए देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास सोनोमीटर या मोनोकॉर्ड, ठीक है। तो ये सोनोमीटर या मोनोकॉर्ड एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। ये क्या है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, वायर में जो वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली, तो वो इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल setup used to calculate velocity of wave on wire, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, वही जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाला सेटअप है, मतलब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा दिखाई देता है, तो ये होता है हमारे पास एक रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट, और इस रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट से ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस टेबल के एक एंड से ये यहां से कनेक्टेड हमारे पास एक पुली होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक वायर, ये एक वायर, और ये वायर का जो दूसरा एंड है, ये वायर, और वायर का दूसरा एंड इस पुली के थ्रू किसी मास से कनेक्टेड है, किसी m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड, ठीक है। यहां पर हमारे पास दो सपोर्ट्स होते हैं ऐसे, ये दो सपोर्ट्स हैं, और ये जो दो सपोर्ट्स हैं ये सपोर्ट्स मूवेबल होते हैं, आप इसे मूव करा सकते हैं। इसको मूव कराएंगे तो ये जो लेंथ ऑफ दी वायर है, आप ये लेंथ ऑफ दी वायर को चेंज कर सकते हैं इसको मूव कराएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये मास भी हम लोग अपने हिसाब से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मास चेंज करने से क्या होगा, तो इसी मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट है, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है, तो टेंशन आप अपनी मर्जी का प्रोड्यूस कर सकते हैं इस m की वैल्यू को चेंज करके। ये जो दो सपोर्ट्स हैं, इन दो सपोर्ट्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो लेंथ ऑफ द वायर चेंज हो जाएगा, ठीक। अब ये जो दो सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट से ये वायर ऐसे टच कराया गया है, यानी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स आपके नोड्स बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं, नोड्स, मतलब उनका ऑसिलेशन नहीं होगा, ठीक। तो फिर से यहां पर होता क्या है
ठीक उसी तरीके से हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क को कहीं से ऑसिलेट करा के, वाइब्रेट करा के, उस ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप यहां पर लेकर आएंगे या इस वायर से आप टच करा देंगे या बिल्कुल इसके क्लोज लेकर आएंगे, तो ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसके प्रॉन्ग्स में ऑसिलेशन की वजह से उसके आस पड़ोस के एयर के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेंगे, और उसी ऑसिलेशन की वजह से यहां पर एक ट्रैवलिंग वेव बन जाता है। तो ये ट्रैवलिंग वेव जाता है, सपोर्ट से टकराता है, टकराकर वापस आता है, फिर इधर से इधर, इधर से इधर। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के लिए यहां पर एक स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव इस रीजन में फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इस रीजन में स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव फॉर्म हो सकता है। ऐसे मेरे कहने का मतलब है कि यही दो नोड्स के बीच में फिर उसी तरीके से n नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के लिए, जैसा स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में हुआ था। ठीक, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, वो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? तो वो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी n बाई 2l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू के बराबर का होना चाहिए। ठीक, ये l क्या है? तो l आपका ये दोनों सपोर्ट्स के बीच वाला जो लेंथ है वही लेंथ है। ठीक, और t टेंशन क्या है? तो टेंशन को आप चाहें इस फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू है n अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t की बजाय mg बाय म्यू ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ? n क्या है? तो n बिल्कुल इसके बीच में बनने वाले जो लूप्स हैं उस लूप का नंबर है। समझ गए बात? ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगा। तो उसी फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ये जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव के बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बस ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, तो एक पेपर पीस लेते हैं, वो पेपर पीस इस वायर के ऊपर डाल देते हैं, मतलब ऐसे मोड़ करके इस वायर के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। ठीक, अब हमें ये देखना है कि इसके बीच में वो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही प्रॉन्ग्स इसके भी, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क जो है, ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स को इसके बीच में, मतलब आस पड़ोस में लेकर आते हैं। तो यदि यहाँ रेजोनेंस होगा, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसके किसी nth हार्मोनिक से मैच हो गई, तो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इतना बड़ा होगा कि वो जो पेपर पीस अपने इसके ऊपर रखा था वो हो सकता है ऑसिलेट करके इसके नीचे आ जाए। ठीक है, ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव को कैलकुलेट करने का। चलिए ठीक है, आइए इसके ऊपर सवाल बनाते हैं, बताइए। हाँ, क्या है क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर बिटवीन टू फिक्स्ड एंड इज 1.10 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं, बिटवीन टू फिक्स्ड एंड से कौन सा लेंथ बताया जा रहा है? ये देखिए, बिटवीन टू फिक्स्ड एंड कहने का मतलब हुआ कि ये जो सोनोमीटर वायर था, ये है वायर, इसमें एक ये सपोर्ट यहां पे आपने दिया है, दूसरा सपोर्ट यहां पे दिया है। लेट से कि ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ है L1, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ हुई L2 और ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ हुई L3। ठीक है, तो ये तीनों जो लेंथ हम लोग असाइन कर रहे हैं, इसके दोनों एंड्स ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हो, है ना। मतलब ये जो L1 लेंथ का सेगमेंट है उसका एक एंड तो यहाँ से क्लैम्प्ड है, फिक्स्ड है, दूसरा ये सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है, दोनों एंड्स पे नोड बनेगा, यहाँ पे भी दोनों एंड पे नोड बनेगा, और इसके दूसरी साइड से तो ये पुली कनेक्टेड है, वो तो कभी डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता है, तो वहां पर भी क्या है, एक नोड है। ओके, तो आपसे क्या बताया जा रहा है? आपसे ये बताया जा रहा है कि वेयर शुड द टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड टू डिवाइड द वायर इनटू 3 सेगमेंट हुज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो 1:2:3। मतलब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, f1, दूसरे वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, f2, तीसरे वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, f3, और इसका रेशियो होना चाहिए 1:2:3। ओके, ठीक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका लेंथ के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स का। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 1/L1 रेशियो 1/L2 रेशियो 1/L3 इज 1:2:3, ये दे रखा है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन ये होगा कि L1 प्लस L2 प्लस L3
इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 1.10 मीटर के बराबर की। ठीक है, चलिए L2 को क्या लिखेंगे, तो क्या मैं ऐसा लिख लूं कि 1/L1/1/L2 इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो यहां से आप L2 क्या लिख सकते हैं, L2 इज इक्वल टू L1/2 लिख देंगे। तो L1 ठीक है, L2 की जगह क्या लिख दूंगा, L1/2 लिख दूंगा। सिमिलरली L3 की जगह क्या लिख दूंगा, L1/3 लिख दूंगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना, 1.1 मीटर। तो यहां से हम लोगों ने ये L1 बाहर लिया, तो ये क्या आ रहा है 6। ठीक, तो ये 6 + 3 + 2 होगा सर, दिस इज इक्वल टू 1.1। तो ये यहां से हमारे पास कितना आ गया L1, तो दिस L1 इज इक्वल टू, ये 1.1 था, दिस इज 1.1, तो ये है 6.6/11 ना, तो कितना बताया, ये कितना हो गया, तो ये आ रहा है 0.6 मीटर। तो L2 कितना होगा बताइएगा, L2 इज इक्वल टू L1/2 है, यानी कि 0.3 मीटर, और L3 कितना होगा बताइएगा, तो L1/3 यानी कि पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट बताइए। तो क्या है सवाल कि एक सोनोमीटर वायर है, सपोर्ट्स 4 kg लोड एंड वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड विथ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 416 हर्ट्ज। लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द ब्रिजेस इज नाउ डबल्ड। In order to maintain the fundamental mode, the load should be changed to। ठीक है, तो शुरुआत में 4 kg लोड था, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो 416 हर्ट्ज के बराबर की थी। उस समय लेंथ ऑफ द वायर कुछ L रहा होगा, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर वायर में हमारे पास 1/2L √T/μ के बराबर है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 416, दिस इज इक्वल टू 1/2L। शुरुआत में टेंशन कितना था, तो टेंशन था 40/μ, इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या किया है, तो लेंथ कर दिया डबल इन ऑर्डर टू मेंटेन द फंडामेंटल मोड, यानी अब भी फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, 416 ही रखनी है, और लेंथ 2L हो गया है, 2L। तो हमें ये मास जो है वो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो नया मास कितना लेकर आए हैं, तो लेट से m लेकर आए हैं, m × g/μ। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके देख लीजिए, m की वैल्यू आ जानी चाहिए 16 kg के। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लास्ट इज वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका, तो मतलब इसका सिंपल सा है कि ये हमारे पास जो रस्सी है वो बस एक एंड से फिक्स्ड है और अदर एंड से फ्री है। अदर एंड से फ्री है, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अदर एंड से बहुत ही हल्की रस्सी, बहुत ही मासलेस स्ट्रिंग इससे जोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत ही हल्की रस्सी इसके दूसरे एंड से ऐड कर दिया गया। ठीक, तो अब ये वाला जो एंड फिक्स्ड है, इसका तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता है। डिस्प्लेसमेंट से मेरे कहने का मतलब है, दोबारा से आपको करना वही है कि आपको कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है। इस ट्यूनिंग फॉर्क मतलब ये कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग लेंगे, उस ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स को ऑसिलेट कराएंगे, उस ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स को लेकर के हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक ट्रैवलिंग वेव ऐसी बनेगी, ठीक है, दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आएगी, दोनों वेव आपस में एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेंगे और उसी सुपर पोजिशन से इस रस्सी के ऊपर बन जाएगी हमारी स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। तो अब ये जो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव बनेगी, तो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव में इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? इस पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता है क्योंकि ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है। यानी एक बात तो तय है कि उस स्टैंडिंग वेव के अंदर ये वाला पॉइंट हमेशा नोड के जैसा है और ये वाला पॉइंट ओपन एंड पे है, यानी कि ये फ्री टू मूव है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा तो इस पॉइंट पर हमेशा एक एंटी नोड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे एक बार के लिए पहले लॉजिकली हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करने के पहले लॉजिकली बस सिर्फ वैसी लूप्स के बारे में बात करें, तो जो इसका सबसे पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा जिसको फंडामेंटल मोड बोलते हैं या जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, तो उसमें ये कैसा नजर आएगा? एक वेव ऐसी गई, एक वेव ऐसी आई, दोनों के सुपरपोजिशन से
बस एक नोड बन जाए और एक एंटी नोड बन जाए। मतलब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग की लेंथ L, तो इस L लेंथ में हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव के अंदर एक नोड होता है, उसके आगे एक एंटी नोड ही तो होता है। तो इस पूरी रस्सी के ऊपर बस एक नोड और एक एंटी नोड, यानी कि ये रस्सी के ऊपर बनने वाला स्टैंडिंग वेव ऐसा, मतलब एक बार रस्सी ऐसी, फिर ऐसी, और फिर एक बार ऐसी। ठीक, तो यहां पे कितने लूप्स बने? तो यहां पर जो लूप्स बने हैं वो हाफ है, 1/2। ठीक है, हाफ लूप। तो यहां पे आप अपने लेंथ L को किससे इक्वेट कर सकते हैं? तो ये जो लेंथ L है, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन होता है वो कितना होता है? λ/4 से आप इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से आप बोलेंगे कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो 4L के बराबर है। यदि एक बार आपके पास लैम्डा पता चल गया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी अपॉन 4L के बराबर। ठीक है, ओके। इससे अगले मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हम लोग बात करें तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग वेव का सुपरपोजिशन कुछ इस हिसाब से बैठ जाए, मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस हिसाब से सेट हो जाए कि ये रस्सी कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाए। यानी कि अब ये वाला एक नोड तो था ही सही, यहां पर एक और नोड फॉर्म हो गया और एक एंटी नोड और फॉर्म। ठीक है, तो अभी कितने लूप्स बन रहे हैं? अभी एक ये तो कंप्लीट लूप बन रहा है और ये उसके आगे एक हाफ लूप बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो लूप है वो लूप 1 है, यहां पे हाफ लूप, मतलब आप ऐसा बोल दीजिए कि कंप्लीट लूप तो 0 था और जो हाफ लूप था, हाफ लूप 1 था। अब यहां पर एक कंप्लीट लूप बना है और हाफ लूप तो हमेशा बनेगा ही बनेगा एंड में, हाफ लूप तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है L वो किसके बराबर होगी? तो ये वाला लेंथ हम लोग जानते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना होता है? λ/2, और ये कितना? λ/4। तो यहां पे आप अपने लेंथ L को λ/2 प्लस λ/4 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ λ/4 से इक्वेट करेंगे। तो यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा की वैल्यू आएगी 4L/3। तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 टाइम्स ऑफ, अब जो फ्रीक्वेंसी होगा वो V/4L इंटू 3 होगा। ओके, तो इसी तरीके से यदि मैं बोलूं कि इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि n तो कंप्लीट लूप बन गए, मतलब यदि मैं एक जनरल एक्सप्रेशन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर n तो कंप्लीट लूप बन सकते हैं, लेकिन एंड पे हमेशा एक हाफ लूप बनेगा। तो मान लेते हैं किसी मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो लूप का नंबर है वो लूप का नंबर n है और एंड में हमेशा एक हाफ लूप बन रहा है, एंड में हमेशा एक हाफ लूप बन रहा है 1। तो अब की बारी आप लेंथ L को किससे इक्वेट करेंगे? तो लेंथ L को आप इक्वेट करेंगे n टाइम्स ऑफ हाफ लूप, यानी कि n टाइम्स ऑफ λ/2। ठीक है, प्लस लास्ट में क्या बना है? तो लास्ट में बना है 1/2 इंटू λ/2, मतलब λ/4। अरे ये बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां से जरा बताइएगा, इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं कि यहां से जरा आप मुझे बताइए कि लेंथ L को किससे इक्वेट कर सकते हैं? तो ये लेंथ L इज इक्वल टू, ये लैम्डा में बाहर ले लेता हूं, /2 बाहर ले लेता हूं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2n + 1, क्या? हाँ, मतलब 2n + 1 λ/4, यानी कि लैम्डा, या ऐसा लिख लेते हैं कि लेंथ L इज इक्वल टू 2n + 1 λ/4। ठीक है, 2n + 1 λ/4। 2n + 1 बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। ठीक है, मतलब λ/4 से ही आप सिंपली समझ लीजिए कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का सेपरेशन λ/4 होता है। तो यहां पर एक नोड और एक एंटी नोड बना, यहां पर क्या हो गया कि 2 नोड और 2 एंटी नोड बन गए।
तो यही वाली सेपरेशन तो आपकी लैम्डा बाई 4 है ना, एक लैम्डा बाई 4, ये एक दूसरा लैम्डा बाई 4, ये एक तीसरा लैम्डा बाई 4। ठीक है, इससे आगे ये जब कभी भी कंप्लीट लूप बनेगा, तो कंप्लीट लूप बनेंगे तो 2 लैम्डा बाई 4 उसमें होगा ये डिस्टेंस, एक नोड से नोड के बीच का सेपरेशन। तो यहां पर भी ये जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4 के बराबर है। बात समझ, यदि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4 के बराबर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 4n बाई 2n प्लस 1। यदि ये आपके पास लैम्डा है तो फिर बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी को मैं ऊपर लिखता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन 4l इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। ये n इज द नंबर ऑफ द लूप, नंबर ऑफ कंप्लीट लूप। ठीक है, आई बात समझ। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है भाई। तो कोई सा भी आप यदि एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आते हैं जिस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी n की किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, उसके बराबर हो, तभी यहां पे आपको एक स्टैंडिंग वेव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये वाली बात सही है। तो इसके डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, इसी का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से मेरे कहने का मतलब है ये वाला पोजीशन x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू l। एक वेव यहां से ऐसी गई, दूसरी वेव यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसी आई। तो जो इंसिडेंट वेव है y वो क्या है, तो दिस इज a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो a साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी प्लस लेट से थीटा, दोनों के बीच का फेज एंगल। तो लगाइए जरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और y नेट हम लोग क्या लिखेंगे, तो y नेट में डायरेक्टली लिख दूं, दिस इज इक्वल टू 2a साइन kx प्लस थीटा बाई 2 आएगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग अपनी वही बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन से मेरे कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पर तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से क्लैम्प है, वहां पर हमेशा एक नोड बनेगा। नोड बनेगा तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 2a साइन kx प्लस थीटा बाई 2 दिस शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये kx प्लस थीटा बाई 2 ये 0 होना चाहिए, यानी कि ये थीटा कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, ओके। तो ये थीटा आपने 0 यहां पर पुट किया, तो अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन क्या आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन आ गया 2a साइन ऑफ kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक, दूसरी बाउंड्री कंडीशन रखते हैं। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, वो दूसरी बाउंड्री कंडीशन रखेंगे और वहीं से मैथमेटिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला आ जाएगा जो ऐसे फिगर बना के समझ मेरे कहने का मतलब है। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन यही है कि x इज इक्वल टू l पर हमेशा एक एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड बनेगा तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या तो प्लस 2a होगा या नहीं तो माइनस 2a होगा, यानी कि 2a साइन k l ये या तो प्लस 2a हो या नहीं तो माइनस 2a, यानी कि साइन ऑफ k इंटू एल ये प्लस माइनस 1 के बराबर। तो के एल किसके बराबर होना चाहिए बताइए, तो के एल होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2।
साइन 90 1 होता है, 3π/2 भी 1 होता है, 5π/2 भी, सॉरी 3π/2 -1 होता है, 5π/2 +1 होता है। तो ये KL किसके बराबर होना चाहिए? तो दिस इज 2n + 1 π/2 के बराबर होना चाहिए। तो K को आप लिख लीजिए, K इज इक्वल टू 2π/λ इंटू L, दिस इज 2n + 1 π/2। ये पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू देखिए जरा कितना आ रहा है, 4L डिवाइडेड बाई 2n + 1। वही चीज आ गया जो हम लोगों ने वैसे फिगर बना के समझा था। ओके यदि ये लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V 4L इंटू 2n + 1। ओके V/2L, सॉरी V/4L इंटू 2n + 1। ठीक, तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही है हमारे पास नेचुरल या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। यदि यहां पे मैं 2n - 1 लिख देता तो फिर n को 1 से स्टार्ट करता। ठीक है, चलिए तो मैं इसके लिए एक टेबल बना के आपको फिर से सारी फ्रीक्वेंसीज के बारे में बता देता हूं जैसा वहां पर बताया था। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से सिंपली कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होगी उसको हम लोग f0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और f0 कितना होगा? तो f0 होगा V/4L के बराबर। ठीक है, मतलब फंडामेंटल के लिए n की वैल्यू को 0 पुट कीजिए। n नंबर ऑफ लूप्स है, n क्या है? n है नंबर ऑफ लूप्स। तो फंडामेंटल से मेरे कहने का मतलब है आपको ये स्ट्रिंग जो है कुछ ऐसा दिखा, एक बार रस्सी ऐसा होगा, एक बार रस्सी ऐसा, तो इसमें कोई कंप्लीट लूप नहीं बन रहा है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो λ/4 के बराबर है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी है। ठीक है, तो इसमें कितने नोड्स हैं और कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड हैं? तो एक नोड है और एक ही एंटी नोड। ठीक है, जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो नंबर ऑफ लूप्स को मैं स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूं। स्मॉल n इज नंबर ऑफ लूप्स, तो वो स्मॉल n कितना है? 0, एक भी लूप नहीं है। ठीक, x इज इक्वल टू 0 पर क्या है? x इज इक्वल टू 0 पर नोड है और x इज इक्वल टू L पर एक एंटी नोड। राइट, चलिए दूसरा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक अब जैसे ही यहां पे आप n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो ये कितना आ गया? 3V/4L आ गया। 3V/4L आ गया, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हार्मोनिक के बाद। सेकंड हार्मोनिक यहां होता ही नहीं है, सीधा इसके बाद फर्स्ट हार्मोनिक के बाद आपको मिलेगा थर्ड हार्मोनिक। यानी थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, यानी कि दिस इज 3V/4L के बराबर। तो इसी थर्ड हार्मोनिक को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ओवरटोन वहां पे जैसे कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में मैंने बोला था एक माइनस करके लिख दीजिएगा, तो यहां पे वो एक माइनस करके मत लिख दीजिएगा। ओवरटोन तो ये पहला है, हार्मोनिक तीसरा है। ठीक है, ओवरटोन कौन सा है? फर्स्ट। ठीक, तो यहां पे कितने नोट्स बनेंगे वो जानने के लिए आप एक बार स्ट्रिंग की शेप ड्रॉ कर लीजिए। तो स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो जो नोड्स हैं उसके 2 हैं, मतलब 2 नोड्स हैं, और एंटी नोड्स भी कितने हैं? तो एंटी नोड्स भी 2। ठीक है, नंबर ऑफ लूप कितना है? तो नंबर ऑफ लूप 1 है। बताइए जरा पोजीशन बताइएगा। ठीक है, तो यहां पे जो आपके पास ये टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इस टोटल और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को 1, 2, 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं।
3 सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे तो ये x इज इक्वल टू 0 पर नोड है, ये वाला पोजीशन क्या है L/3 है, ये वाला पोजीशन क्या है 2L/3 है, और ये वाला पोजीशन क्या है 3L/3 यानी x इज इक्वल टू L है। तो जो 0 वाला पोजीशन है यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2L/3, इन दोनों पोजीशंस पर तो क्या है नोड है, लेकिन L/3 और L पर क्या है एक एंटी नोड। समझ गए? इसी तरीके से तीसरे, यहां पे यदि n की वैल्यू को आप 2 पुट करते हैं तो ये कितना हो गया 5, यानी कि नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा वो 5th हार्मोनिक मिलेगा, 5th हार्मोनिक मिलेगा। तो इसी 5th हार्मोनिक को हम लोग कहेंगे 5th हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। फ्रीक्वेंसी कितनी है तो फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि दिस इज 5v/4l के बराबर। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पे स्ट्रिंग आपको कैसा दिखाई देगा। तो यहां पे स्ट्रिंग ये एक लूप, ये 2 लूप और फिर 2.5। ठीक है, अच्छा इसी को आप 0.5 लूप, 1.5 लूप, 2.5 लूप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नोड कितने हैं बताइए? नोड है 1 2 3। एंटी नोड कितना है? एंटी नोड 1 2 3। ठीक है, लूप्स कितने हैं? 2 हैं। अब ये जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है बताइए इसके कितने इक्वल सेगमेंट कर दूं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इक्वल सेगमेंट्स कर देते हैं। तो ये है x इज इक्वल टू 0, दिस इज L/5, दिस इज 2L/5, दिस इज 3L/5, दिस इज 4L/5 एंड दिस इज 5L/5, यानी कि x इज इक्वल टू L। तो जो नोड्स का पोजीशन है वो 0 हो गया, 2L/5 हो गया, ठीक है, 4L/5 हो गया, ये तो नोड्स है। एंटी नोड्स कहां पर है? तो एंटी नोड्स है L/5 पर और 3L/5 पर और L पर, एंटी नोड्स। समझ गए? ठीक, तो आप ऐसा समझिएगा कि यहां पे हम लोगों ने कितने पोर्शन किए हैं इक्वल, नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन बताने के लिए 5। इसके ऊपर वाले में कितना किया था? तो यहां पे जो है ना, यहां पे टोटल लूप्स कितने बन रहे हैं? 1.5, मतलब 1 तो कंप्लीट लूप और 0.5 और। तो यदि 1.5 लूप बना तो पूरी एल लेंथ की स्ट्रिंग के 3 इक्वल पोर्शन कर दीजिए। 2.5 लूप बना तो पूरी स्ट्रिंग के 5 इक्वल पोर्शन कर दीजिए। उसी तरीके से मैं यदि किसी nth हार्मोनिक के बारे में बात करूं, नेक्स्ट nth हार्मोनिक, तो nth हार्मोनिक को हम लोग क्या नाम देंगे ओवरटोन के टर्म्स में? क्या? हाँ, मतलब nth हार्मोनिक बोलिए या 2n-1/2 बोल दीजिए, ओवरटोन। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। तो यहां पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, n को कहां से स्टार्ट करना है? चलिए 2n प्लस क्या? नेक्स्ट में बोल रहा था भाई, ये 3rd हार्मोनिक है तो फर्स्ट ओवरटोन है, 5th है, हाँ ओवरटोन का बोल रहा था। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट कोई एक nth हार्मोनिक, तो नेक्स्ट nth हार्मोनिक को यदि ओवरटोन के टर्म्स में आपको लिखना हुआ तो n-1, हाँ n-1/2 नंबर ऑफ ओवरटोन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 है तो 3-1/2 यानी कि 2/2 फर्स्ट ओवरटोन, ये 5 था तो 5-1 4/2। ठीक है, तो ओवरटोन आप n-1/2 ओवरटोन बोल सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन इसी के लिए तो लिखा है। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहां पर 2n+1 v/4l। ठीक, इसमें कितने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ सॉरी नोड्स या एंटी नोड्स के पहले ये बता दीजिए कि नंबर ऑफ लूप्स यहां पर कितने बनेंगे?
हाँ यहाँ पे तो आप ये नंबर ऑफ लूप्स हो गया ना, नंबर ऑफ लूप्स हो गया, मतलब कि इस फॉर्मूले से आपको पहला वो मिलेगा जो प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद फिर जो फंडामेंटल मोड है उसका फिर सारे ऑड मल्टीपल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, यदि nth हार्मोनिक हम लोगों ने लिखा है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज n टाइम्स ऑफ v/4l। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड्स होगा वो n+1/2, या जो एंटी नोड भी होगा वो भी n+1/2। ये n बेसिकली मतलब n इज द मतलब वो n मतलब नंबर ऑफ हार्मोनिक है, जैसे पहले के बाद तीसरा है, फिर पांचवा है, फिर सातवां है, ऐसा होगा, फिर 9th है, ऐसा क्या। हाँ ऑड। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे, तो जो जितने ओवरटोन होते हैं उतने ही तो नंबर ऑफ लूप भी बनते हैं, तो n-1/2 नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, और यदि n-1/2 नंबर ऑफ लूप्स बने हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट लूप्स, नंबर ऑफ लूप से मेरा मतलब है कंप्लीट लूप, तो ये कितने पार्ट्स में, n पार्ट में क्यों डिवाइड करेंगे। हाँ ओके हाँ, अरे हाँ सही कह रहे हैं। तो ये जैसे इसके लिए 2 था, मतलब 2 कंप्लीट लूप था और एक हाफ लूप था, मतलब टोटल नंबर ऑफ लूप्स 2.5 था। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मतलब ये सिर्फ नंबर ऑफ लूप्स है। तो इसमें फिर क्या कर दीजिएगा कि जो nth हार्मोनिक है तो n पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो कहां कहां पर नोड बन जाएगा बताइए, 0 पर क्या, हाँ जो पोजीशन ऑफ नोड होगा वो 2l/n होगा, 4l/n होगा एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, तो ये पोजीशन ऑफ नोड हो जाएगा। एंटी नोड क्या हो जाएगा, हाँ l/n, फिर 3l/n, फिर 5l/n, ये पोजीशन ऑफ एंटी नोड। ठीक है, हाँ तो कुल मिला के बात ये है कि यहां पर जैसे हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जैसे हमारे पास यदि v/4l है, तो कोई सा भी जो हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है वो 2n+1 v/4l के बराबर है, यानी कि यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ओनली ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल frequencies are possible। ठीक है, ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल। तो इस तरीके से चाहे आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखना हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ओवरटोन का नाम कैसे लिखते हैं वो भी हम लोगों ने जनरलाइज करके लिख लिया है, पोजीशन ऑफ नोड एंटी नोड भी लिख लिया है, कितने नोड्स हैं कितने एंटी नोड्स हैं वो सब कुछ हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया है। चलिए आइए इसके बाद हम लोग एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज फॉर स्ट्रिंग्स आर 75, फिर 125 और फिर 175। तो पहला सवाल ये है कि स्टेट वेदर द स्ट्रिंग्स इज फिक्स्ड आउट एट वन एंड और एट बोथ एंड। तो इन फ्रीक्वेंसीज को देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि कोई सी भी यदि एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हमारे पास यदि ये एक स्ट्रिंग है जो दोनों एंड पर फिक्स्ड है, तो उसकी यदि जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यदि कुछ f0 है तो उसके सारे हायर इंटीग्रल मल्टीपल वाले फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे इन 3 नंबर्स को देखकर तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारे किसी एक नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल हो, किसी एक नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल ये तीनों नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे। ठीक, तो हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी है, उससे अगली फ्रीक्वेंसी ये है, उससे अगली फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी है ये किसी ऐसी रस्सी का दिया हुआ होगा जिसका एक एंड फिक्स्ड होगा और दूसरा एंड फ्री होगा। हमें बताना है नेक्स्ट पार्ट में कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या है। तो जैसे मान लेते हैं ये एक बार के लिए ये 13th फ्रीक्वेंसी है, 13th हार्मोनिक है, तो 13th के बाद तो फिर 14th होता नहीं है, तो ये ऑब्वियसली 15th रहा होगा, 15th के बाद 16 तो होता नहीं है, तो ये 17th रहा होगा। तो किसी भी दो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, किसी भी दो गिवन फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर रहा होगा।
तो मैं सिंपली बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि चाहे आप 125 में से 75 माइनस कर दीजिए या नहीं तो 175 में से 125 माइनस कर दीजिए, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर, क्योंकि यहां पर सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ही प्रेजेंट होता है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट है ये 50 हर्ट्ज के बराबर होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50/2 यानी कि 25 हर्ट्ज। तो यदि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो टू विच हार्मोनिक दीज फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्ड, तो ये 25 है, 25 फंडामेंटल है, तो 25 के बाद नेक्स्ट 50 हर्ट्ज प्रेजेंट नहीं होगा, जो उससे अगली फ्रीक्वेंसी होगी वो 75 हर्ट्ज होगी। मतलब यहां पर जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो एफ नॉट, फिर 3 एफ नॉट, फिर 5 एफ नॉट, फिर 7 एफ नॉट, इस सीक्वेंस में होता है। यहां पर जो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है, यदि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो उससे अगली फ्रीक्वेंसी आपको स्ट्रिंग के ऊपर 3 एफ नॉट, उससे अगली फ्रीक्वेंसी 5 एफ नॉट, उससे अगली फ्रीक्वेंसी 7 एफ नॉट एंड सो ऑन, इस तरीके का दिखाई देगा। ये जो एफ नॉट है ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, ये जो 3 एफ नॉट है ये आपका थर्ड हार्मोनिक यानी फर्स्ट ओवरटोन है, ये आपका फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन है, ये 7th हार्मोनिक या ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड ओवरटोन। ठीक, तो यदि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 25 हर्ट्ज है तो 75 हर्ट्ज क्या होगा, 75 हर्ट्ज को हम लोग कह सकते हैं, जो 75 हर्ट्ज है वो थर्ड हार्मोनिक बोल दीजिए या फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। सिमिलरली जो 125 हर्ट्ज है उसे फिफ्थ हार्मोनिक कह सकते हैं या सेकेंड ओवरटोन बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो 175 हर्ट्ज है तो उसे हम लोग सेवंथ हार्मोनिक बोल सकते हैं या थर्ड ओवरटोन बोल सकते हैं, थर्ड ओवरटोन बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगला है कि टेकिंग द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव टू बी 400 मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें कैलकुलेट करके बताना। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दिस इज इक्वल टू v/4l के बराबर होता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 25, वेलोसिटी है 400/4l। तो यहां से हमारे पास लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया 100/25 यानी कि 4 मीटर। लेंथ कितना आ गया